Hello everybody, this is Praveen Pawar, your social science teacher. Let's start our today's topic and that is history chapter 2 जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 हम इससे लास्ट क्लास में कर चुके थे। अब आते हैं चैप्टर 2 पे। देखो हमारा तरीका वही है, क्वेश्चन की फॉर्मेट में करेंगे, लेकिन पूरा का पूरा जो टॉपिक का ओवरव्यू है वो क्लियर होता हुआ चलता रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि ये वाली चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो अपनी एनसीईआरटी खोलो, पहला पेज रीड करो। रीड करने के बाद आपको पहले पेज में से यही वाला क्वेश्चन निकल के आएगा, तो तुम्हें क्वेश्चन की लैंग्वेज पता चल जाएगी और उसे आंसर कैसे करना है उसका पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। पहला, वाई ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन कॉलोनीज इज लिंक टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कॉलोनीज किसको बोलते हैं। तो कॉलोनीज किसको बोलते हैं? कॉलोनीज वो होती है जिस पर किसी और देश का कब्जा होता है। यानी कि मान लो जैसे हम बात करें इंडिया की, तो 1947 से पहले इंडिया एक देश था, लेकिन क्या रूलिंग इंडिया के रहने वाले लोगों की थी? नहीं थी। तो रूलिंग किसकी थी? बाहर से आने वाले ब्रिटिशर की। तो हम ब्रिटिशर की क्या थी? कॉलोनीज कही जाती थी। तो कॉलोनीज क्या क्लियर हो गया। अब ये कह रहा है अगर कॉलोनीज में नेशनलिज्म की भावना, राष्ट्रवाद की भावना उभर कर आएगी तो वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट कैसे हो जाएगा। देखो सीधी सीधी बात, देखो कॉलोनीज में रहने वाले लोग कौन है? इंडियन। रूल करने वाले कौन है? ब्रिटिशर। तो अगर हम बात करें कि इंडियन क्या करने लग जाए, इंडियन में राष्ट्रवाद की भावना जागने लग जाए, तो वो किसकी बारे में बात करेंगे? इंडिया देश की बात करेंगे ना। तो दिक्कत किससे होगी? ब्रिटिशर को। तो अगर ये अपने देश को उभारने की बात करेंगे तो ये इनके लिए एंटी कॉलोनियल मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा? तो वही चीज़ है। अब उस पॉइंट में कैसे लिखना है वो हमें देखना है। पहला, पीपल बिगन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कॉलोनीज। सबसे पहला काम, लोगों ने यूनिटी को ढूंढना स्टार्ट करा। यानी कि अभी तक जो थे अलग अलग लोग बटे हुए थे, कोई कहता था कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, या फिर किसी और कास्ट के रिलीजन के हैं। अब उन्हें पता लगा कि अगर हमें देश को आज़ाद कराना है, अपनी कॉलोनीज़ को आज़ाद कराना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यूनिटी के साथ रहना पड़ेगा। तो जिससे इसका स्ट्रगल कॉलोनीज में जोड़ा गया। नेक्स्ट, द सेंस ऑफ बीइंग ओप्रेस्ड अंडर कॉलोनियल प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड दैट टाइड मैनी डिफरेंट ग्रुप टुगेदर। जो मेन यूनिटी का मेन रीजन क्या था? क्योंकि ये सभी लोग किसी न किसी तरीके से ओप्रेस्ड करे गए थे। ओप्रेस्ड का मतलब किसी न किसी तरीके से उन्हें दबाया जा रहा था, परेशान करा जा रहा था। तो जैसे कॉलोनियल के रूल के अकॉर्डिंग प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड। अब इससे क्या हुआ? जब वे एक साथ बैठेंगे, ग्रुप करेंगे, बात करने जाएंगे, तो सब यही तो कहेंगे कि भाई हाँ मेरे साथ भी प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी प्रॉब्लम है। जैसे स्कूल में बात करते हैं, कोई एक टीचर होता है बहुत पिटाई करता है, ठीक है, तो उससे हर एक बच्चा किसी न किसी रीजन से परेशान होगा। तो फिर वे क्या करेंगे? ग्रुप बनाएंगे और एक साथ मिलकर जाकर ही तो शिकायत करेंगे। तो वही काम इनका था कि यूनिटी बनी कैसे? क्योंकि सब के सब ओप्रेस करे जा रहे थे, सभी किसी न किसी तरीके से परेशान थे, चाहे वो किसी कास्ट का, रिलीजन का, या फिर बिजनेसमैन ही क्यों ना हो। नेक्स्ट, ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट ऑफ कॉलोनीज डिफरेंटली। हालांकि सबके लिए, क्लास और ग्रुप के लिए, सबके लिए कॉलोनीज का मतलब अलग था। देयर एक्सपीरियंस और वेरिड, उनके एक्सपीरियंस भी अलग अलग थे। यानी कि ऐसा नहीं है गरीबों को गरीबों के साथ, बिजनेसमैन पे क्या था? टैक्स ज़्यादा लिया जाता था, और अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार थे। लेकिन देयर नोशन ऑफ फ्रीडम, जो उनकी नोशन का मतलब होता है विचारधारा, नेशन नहीं है, नोशन है, ठीक है, जो विचारधारा थी उनकी फ्रीडम को, वर नॉट ऑलवेज द सेम। हालांकि उनके लिए फ्रीडम का मतलब भी सेम नहीं था। ऐसा नहीं था कि उन्हें 1947 से पहले उन्हें ये बात बता दी गई कि हमें देश को आज़ाद कराना है। देश आज़ाद कराने का उनका मतलब नहीं था। उनका मतलब सिर्फ इतना सा था कि हम सब मिलकर परेशान हो रहे हैं ब्रिटिशर से, तो हमें ब्रिटिशर से खुद को फ्रीडम लेनी है। तो सबके लिए उसका मतलब अलग अलग ही चल रहा था। अब फिर ये यूनाइटेड कैसे हुए? द कॉमन आइडिया विच यूनाइटेड देम इज लव फॉर देयर नेशन। जो कॉमन आइडिया जिसने उन्हें यूनाइटेड करा है वो है राष्ट्र के लिए उनका प्रेम भाव। कैसे? इन स्पाइट ऑफ डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, डिफरेंट ग्रुप, अलग अलग विचारधारा होने के बाद, विवाद होने के बाद भी, डिफरेंट ग्रुप एंड कम्युनिटी केम अंडर द बैनर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इन्हें सबको एक साथ लाने का काम किसने करा उस टाइम पे? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने करा है, जिन्होंने अलग अलग मूवमेंट चलाए, आंदोलन चलाए, जो क्या बन जाते हैं आगे आके जाते हुए कि जो ब्रिटिशर के अगेंस्ट एंटी कॉलोनियल मूवमेंट बन जाते हैं। तो क्लियर है पहला क्वेश्चन? तो पहले क्वेश्चन में सीधी सीधी बात,
वे सब ओप्रेस करे जा रहे थे, अलग अलग तरीके से दबाए जा रहे थे, जिस कारण से क्या हुआ, यूनिटी हुई। तो अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि उनका सब एक ही तरीके से परेशान करे जा रहे हैं, सब अलग अलग तरीके से परेशान करे जा रहे थे। तो उन सब के फ्रीडम का मीनिंग भी अलग था, जिस कारण से बस एक कॉमन आइडिया जो वे लेके चल रहे थे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उन्हें बांधने के लिए ट्राई करा है, वो क्या कहा है कि आप ब्रिटिशर से परेशान ना होकर किस लिए करो, अपने देश के लिए, अपने देश प्रेम के लिए ही आगे बढ़कर आओ। तो जिस कारण से अलग अलग विवाद और विचारधारा के होने के बाद भी वे सब इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि INC कांग्रेस के चलते चलते एक साथ मूवमेंट में, आंदोलन में जुड़े, जो गांधी जी द्वारा चलाए गए हैं। और बाद में जाकर वे सारे मूवमेंट क्या बन गए, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट बन गए, क्योंकि वे क्या हुए हैं, ब्रिटिशर के अगेंस्ट में गए हैं। क्लियर है पहला पॉइंट। नेक्स्ट, हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट। तो पहले वर्ल्ड वॉर ने कैसे हेल्प करी है नेशनल मूवमेंट इन इंडिया को ग्रोथ करने के लिए। पहली बात, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ है, 1914 से 1918 तक। इसमें दो ग्रुप थे, एलाइड मित्र देश और एक्सिस पावर, ठीक है। तो मित्र, एलाइड वाले मित्र थे, मित्र को हमें क्या खिलानी है, ट्रिक बता रहा हूँ कैसे कैसे याद करेंगे। मित्र को हमें क्या खिलानी है, बर्फी, और जो दुश्मन है उन्हें क्या करना है, गेट से बाहर निकालना है। कैसे, एलाइड में कौन कौन है, बर्फी का मतलब ब्रिटेन, USA, रशिया, फ्रांस और इटली। तो मित्रों को बर्फी खिलाएंगे। और एक्सिस का मतलब शत्रु या ध्रुवी देश, तो उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, इन्हें हम गेट से बाहर निकालेंगे। तो इसमें भी कई बार पूछा जाता है कि एलाइड पावर में कौन कौन सी कंट्री थी, ऑप्शन दे देंगे आपको, मैच करने के लिए आ जाता है। कब से कब तक चला है, 1914 से 18 तक। तो इसके मतलब हम यहाँ पर किसके लिए गुलाम थे, अभी तक हम आज़ाद नहीं हुए ना, हम तो 1947 में होंगे। तो हम किसके अंडर में रूलिंग कर रहे हैं, ब्रिटेन के। और ब्रिटेन किसका पार्ट है, एलाइड पावर का पार्ट है, ठीक है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट, तो कैसे ये एक नेशनलिस्ट मूवमेंट ग्रोथ करने में इसमें हेल्प मिली है। पहली बात, द डिफेंस एक्सपेंडिचर हैड इंक्रीज ड्यू टू वॉर, लोन वर टेकन। अब सीधी सीधी बात है, युद्ध हो रहा है तो वॉर के लिए लोन लिया जाएगा, और लोन लिया जाएगा तो किस पे खर्च करेंगे, डिफेंस पे। भाई हमें हथियार, बम, गोला बारूद, ये सारी चीज़ें की भी तो जरूरत पड़ेगी ना। तो डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा, जिसके लिए क्या करा, ब्रिटेन वालों ने लोन लेना शुरू करा। अब लोन लेना शुरू करो, उसकी रिकवरी कहाँ से करेंगे, रूलिंग कहाँ पे कर रहे हैं, इंडिया पे। तो इंडिया वालों पे उसका लोड बढ़ गया, टैक्स जो है, मोर टैक्स वर इम्पोज। इंडियन वालों पे पहले ही ऑलरेडी इतने सारे टैक्स थे, और भी ज़्यादा टैक्स लगा दिए गए। कस्टम ड्यूटीज वर रेज। कस्टम ड्यूटी होती है एक जगह से दूसरी जगह जब हम सामान लेने जाते हैं, जैसे GST वगैरह आज के टाइम पे चलती है, वो भी क्या हुई, और ज़्यादा बढ़ा दी गई। और इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस, इनकम पे भी अलग से टैक्स लिया जाने लगा। तो ऑटोमेटिकली कंगली में आटा गीला वाली बात हो गई कि पैसा है ही नहीं और टैक्स और ज़्यादा लेना शुरू कर दिया। नेक्स्ट, द राइज इन द प्राइसेस लेड टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द पीपल। तो ये प्राइस में जो ये बढ़ोतरी करी है टैक्स में, इससे क्या हुआ, लोगों को हार्डशिप हुई, यानी कि जीवन जीने में कठिनाई आने लगी। देयर वाज वाइड स्प्रेड एंगर इन रूरल एरिया ड्यू टू फोर्स रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर। अब दूसरी बात, जो रूरल एरिया थे, गांव वाले लोगों में थे, पहली बात युद्ध लड़ रहे हैं तो डिफेंस पे खर्चा करना पड़ेगा। अब लोगों की भी तो जरूरत पड़ेगी, तो लोग कहाँ से आएंगे, गांव में से फोर्सफुल रिक्रूटमेंट करने लगे, जबरदस्ती सेना में भर्ती करने लगे कि आपको ब्रिटेन की तरफ से युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, गांव वालों में भी गुस्सा उभर कर आया। अब एक और चीज हो जाती है, ये तो सीधा सीधा वार से रिलेटेड हो गए, लेकिन अब बात करें किसकी, क्रॉप फेल्ड इन मैनी पार्ट। कुछ एरिया में क्रॉप फेलियर भी हो गया, जिस कारण से एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड होता है। अब जिस कारण से खाने की भी कमी हो जाती है। देयर वाज अ इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक्स टू। एक वहाँ पर इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक्स थी, महामारी भी फैली थी, जिसमें 12 से 13 मिलियन लोग भी पेरिस मारे गए थे एज ए रिजल्ट ऑफ फेमाइन एंड एपिडेमिक्स। भुखमरी के कारण, यानी कि देखो क्रॉप फेलियर हुआ, तो क्रॉप फेलियर के कारण, हालांकि इससे उनका लेना देना नहीं था ब्रिटेन वालों का, लेकिन वही बात है कि जब थोड़ा सा उल्टा काम होना शुरू हो जाता है तो और भी ज़्यादा बढ़ता है। तो वॉर के लिए तो पहले ही फंस रहे थे कि भाई डिफेंस पे खर्चा करना पड़ा, टैक्स बढ़ा दिया और ज़बरदस्ती फोर्सफुल रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। लेकिन एक और मुश्किल क्या पड़ी, क्रॉप फेलियर हो गई। तो जो वहाँ पर आराम से रह रहे थे उनके लिए भी क्या हुआ कि शॉर्टेज ऑफ फूड हुई, और फिर भुखमरी के कारण 12 से 13 मिलियन लोग अप्रोक्सीमेट मारे गए। पीपल थॉट दैट देयर हार्डशिप एंड सफरिंग वुड कम टू एन एंड आफ्टर द वॉर। अब वे भाई रूलिंग तो ब्रिटेन वाले कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम आपके साथ युद्ध में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रॉमिस करो कि युद्ध खत्म होने के बाद आप अच्छे से रूलिंग करेंगे और हमारी जो ये कठिनाई चल रही है इसका सॉल्यूशन दोगे। इसलिए बट दैट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब युद्ध खत्म हुआ तो ब्रिटेन वाले वापसी अपना
कठिन तरीके से ही अत्याचार करने पर जुट गए। सो द फैक्टर वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म। अब इससे क्या हुआ, लोगों के बीच में भर गया और भी ज़्यादा गुस्सा। अब गुस्सा भरेगा तो किसकी तरफ जाएंगे, अपने देश की तरफ, कि हमें कोई ऐसा नहीं चाहिए जो हमारे देश पर आकर रूलिंग करे, हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हमारे देशवासी के अंदर से ही हो और वो क्या कर सके, वो कुछ ना कुछ हमारे हित के बारे में भी सोचे। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट वाज सत्याग्रह, राइट इट की फीचर। सत्याग्रह क्या है और इसके की फीचर बताने में, तो ज़्यादा डिटेल में ये वाला नहीं आता तो शॉर्ट में पढ़ेंगे। सत्याग्रह, अगर वो पढ़ा होगा तुमने कभी, समास उसमें लिखा होगा सत्य के लिए आग्रह, तो वही चीज़ है। मीनिंग क्या है, इट वाज अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। ये स्ट्रगल, संघर्ष का एक नया तरीका था। किसके बेस पर, सत्य का मतलब क्या होता है, ट्रुथ और नॉन वायलेंस, यानी कि सच्चाई के और अहिंसा के आधार पर हमें अपना संघर्ष को जारी करना है। गांधी जी हमेशा से अहिंसा परमो धर्म की बात करते हैं कि हिंसा कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि हिंसा तो तुम ब्रिटेन के टाइम पे छोड़ो, अब भी अगर करोगे तो आज की करंट की गवर्नमेंट भी तुम्हें उठा के जेल में डाल देगी और तुम अपना सॉल्यूशन नहीं कर सकते हो। तो अपनी बात आराम से कहना, समझाना और रूलिंग करने वालों पर दबाव डालना ही मेन सॉल्यूशन होता है। तो वही इन्होंने कहा है कि एक तो सच्चाई को अपना आधार बनाएंगे और दूसरा नॉन वायलेंस को। अब इसमें की फीचर ऑफ सत्याग्रह की बात करें, क्या क्या की फीचर थे, यानी कि क्या क्या चीज को वे मानते थे। इसमें उन्होंने कहा है, इफ द कोज वॉज ट्रू एंड द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट जस्टिस। अगर जिसके लिए तुम सत्याग्रह कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, वो सही है और अगेंस्ट इनजस्टिस है, किसी भी अन्याय के खिलाफ तुम कर रहे हो, देन फिजिकल फोर्स इज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर। यानी कि अगर तुम किसी गलत बात के, अन्याय के खिलाफ जवाब उठा रहे हो, क्वेश्चनिंग कर रहे हो, तो आपको फिजिकल फोर्स, लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं है अपने ऑपरेसर के अगेंस्ट लड़ने के लिए। आप इजीली भी उसे टेक्निकली, यानी कि डिप्लोमेटिक वे, कूटनीतिक तरीके से भी उसे फंसा सकते हैं। नेक्स्ट, सत्याग्रही कैन विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। जो सत्याग्रही है वो बिना नॉन वायलेंस के, यानी कि बिना हिंसा के भी अपनी युद्ध को जीत सकते हैं। सीकिंग रिवेंज और बीइंग एग्रेसिव, बिना एग्रेसिव हुए भी, बिना गुस्सा दिखाए भी। बाय अपीलिंग, अब करेंगे तो कैसे करेंगे, बाय अपीलिंग टू द कॉन्साइंस ऑफ द ऑपरेसर ही सी कैन बी परसुएडेड टू सी द ट्रूथ एंड इनजस्टिस विदाउट द यूज ऑफ वायलेंस। हम क्या करेंगे, जो ऑपरेसर है, दबाने वाले हैं, हम उन्हें उनकी अंतरात्मा को जगाएंगे ताकि वे राजी हो जाए कि जो सच्चाई है और जो वे अन्याय हमारे खिलाफ कर रहे हैं उसे खत्म करने के लिए मजबूर हो जाए। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल द नेशन। तो ये उनके क्योट्स हैं कि जो ये धर्म है नॉन वायलेंस का, अहिंसा का जो धर्म है, यही सभी इंडियंस को मिलाकर एक साथ यूनाइटेड कर सकता है। देखो, महात्मा गांधी जी भी लड़ाई की बात कर सकते थे, लेकिन दिक्कत क्या थी, लड़ाई हुई, अब मान लो कोई गांधी जी के नाम पर आंदोलन में चला गया, वो गांधी जी है मान लो गुजरात में, वो महाराष्ट्र में है या फिर नॉर्थन स्टेट में कहीं पर है, और उसे पकड़ लिया जाए, उसे जेल हो जाए, तो क्या उन्हें पता चलेगा, नहीं पता चल पाएगा। तो इसलिए बेटर सॉल्यूशन ये है कि सब एक कॉमन कॉन्सेप्ट लेके चले कि हम अहिंसा के रास्ते से चलेंगे, जिससे कभी भी सरकार उन्हें मार पीट नहीं सकती। क्यों नहीं मार पीट सकती, क्योंकि शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, तो उनकी बात सुननी ही पड़ेगी। तो इन ऑल वे ये एक यूनाइटेड करने का एक बेटर तरीका हो जाता था। तो अगर इसमें याद करना हो, पहला मीनिंग याद रखना, दूसरा इतना ध्यान रख लेना बस, ठीक है, इससे ज़्यादा से याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें, व्हाट वाज द गांधी जी अर्ली एक्सपेरिमेंट इन सत्याग्रह। तो गांधी जी के अर्ली एक्सपेरिमेंट सत्याग्रह में क्या क्या थे, तो यहाँ से शुरू हो जाते हैं उनके मूवमेंट या फिर रिवॉल्यूशन। तो सबसे पहला सत्याग्रह के नाम पे चलाने वाला सबसे पहला उनका चला था 1917 में। कौन सा था, चंपारण आंदोलन। चंपारण कहाँ पे है, बिहार में। ये किस लिए था, इंडिगो पीजेंट, इंडिगो होती है नील की खेती, इंडिगो पीजेंट अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। यानी कि यहाँ पर क्या करा गया था कि नील की खेती करने के लिए किसानों को ज़बरदस्ती कहा गया था, जिससे आप नील की खेती करेंगे तो नुकसान क्या है कि वहाँ पर जो ज़मीन है वो बंजर हो जाती है, बैरन हो जाती है, जिस कारण से लोग उसका विरोध कर रहे थे। तो सबसे पहला रिवॉल्यूशन भी यही माना जाता है। अब इसमें दो चीज़ ध्यान रखना, पहली बात मैप पे बढ़ने के लिए भी आता है ये कि चंपारण, या तो ऐसे आ जाएगा इंडिगो पीजेंट का रिवॉल्यूशन कहाँ हुआ है, कहाँ पर हुआ है, चंपारण में। और चंपारण कहाँ है, बिहार में। कब हुआ है, 1917 में। क्लियर है। दूसरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी आ जाता है। क्रोनोलॉजिकल का ऑर्डर मतलब पहले कौन सी घटना हुई, फिर कौन सी। तो सबसे पहली घटना जो इनकी होती है वो यही है 1917 में, चंपारण आंदोलन। सेकंड 1917 में ही आता है खेड़ा। खेड़ा कहाँ पे है, गुजरात में।
ये किस लिए था? सपोर्ट पीजेंट फॉर रिलैक्सेशन इन रेवेन्यू कलेक्शन। जो टैक्स वगैरह थी उन पे टैक्स ज़्यादा लगा दिया गया था, तो उसी को कम कराने के लिए ये वाला आंदोलन करा गया है। तो सेकंड वाला रिलैक्सेशन इन रेवेन्यू या टैक्स, तो रिलैक्सेशन इन रेवेन्यू टैक्स वाला कौन सा है? खेड़ा। कहाँ पर? गुजरात में। तीसरा इसी के साथ चलता है 1918 में, तो ये दोनों है 1917 के, तीसरा होता है 1918 में अहमदाबाद वाला, ये होता है कॉटन मिल वर्कर का। तो मैप पे तीनों आ जाते हैं, तीनों मैप के लिए भी ध्यान रखने हैं। कॉटन मिल वर्कर का आंदोलन कहाँ हुआ है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। तो ये 3 अर्ली सत्याग्रह थे जिसके लिए गांधी जी ने आंदोलन करे हैं, और यहाँ से उनकी पहचान इंडिया में उभरनी शुरू हुई है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहला चंपारण, चंपारण कहाँ पे है? बिहार में। दूसरा खेड़ा, खेड़ा कहाँ पे है? गुजरात में। तीसरा अहमदाबाद, अहमदाबाद कहाँ पे है? गुजरात में। और ये कौन सा था? कॉटन मिल वर्कर्स का। क्लियर है? तीनों हो जाएंगे। नेक्स्ट, तो कैसे कैसे आते हैं वो भी मैंने बता दिया। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी लगाने का आ सकता है, मैप पे बढ़ने का आ सकते हैं, और सीधा सीधा 3 अर्ली एक्सपेरिमेंट भी पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफाइन रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट क्या है? एक तो हमें ये बताना है, दूसरी चीज़ हमें बतानी